न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने 1665 ईस्वी में जब वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, दरख्त के ऊपर से एक सेब गिरा था, सेब नीचे की तरफ गिरा था, सेब के नीचे गिरते ही न्यूटन ने बता दिया था कि इसे ज़मीन ने अपनी तरफ कशिश यानी कशिश सिक्कल खींचने की ताकत, ज़मीन ने इसको खींचा अपनी तरफ, ये अपने आप नीचे नहीं है, ज़मीन ने इसको खींचा तभी ये नीचे है। तो इसने जोन सी खींचने वाली फोर्स है, जोन सी ज़मीन की खिंचाव की फोर्स है, जोन सी ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स है, उसको उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे दिया, एफ जी का नाम दे दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दे दिया। ग्रेविटेशन का कानून क्या कहता है? ग्रेविटेशन का कानून हमें कहता है कि जोन सी फोर्स, जोन सी दो मैसेज हैं, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इन दोनों ग्रेविटेशन का कानून कहता है जी, फर्स्ट करें दो मैसेज हैं जी, उनका मैस है जी m1 और m2। m1 मैस फोर्स f से m2 मैस को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि m2 मैस -f फोर्स से m1 मैस को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि ये दोनों फोर्सेस हैं f और -f, जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं और एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो सा डिस्टेंस है m1 और m2 के दरमियान, वो है जी d। अब ग्रेविटेशन मैं फिर दोबारा कह देता हूँ, ठीक है ना। ग्रेविटेशन फर्स्ट करें दो मैसेज हैं m1 और m2, m2 मैस को फोर्स f से अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि m1 मैस को अपनी तरफ -f फोर्स से खींच रहा है, और इन दोनों के दरमियान जो सा डिस्टेंस है वो है जी d। अब हम क्या करेंगे कि फोर्स है F इज़ टू जी m1 m2 ओवर डी स्केयर। हम उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने फार्मूला लेकर आना है, यानी कि ग्रेविटेशन का कानून कहता है जी, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज़ डायरेक्टली, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सी है, ये फोर्स जो सी खींचने की ताकत है इन दोनों के दरमियान, ये क्या, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि मैं उर्दू में कहता हूँ कि फोर्स जो सी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हासिल ज़रब के, इन दोनों मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के, ठीक है, स्केयर ऑफ डिस्टेंस। यानी कि जो सा फोर्स है, फोर्स इन दोनों के मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फासले के स्केयर के, फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे कहते हैं ग्रेविटेशन का कानून, ठीक है ना। पहले हमने इसकी तारीफ बयान करनी है, और ये दो चीज़ें लिख देनी है, या फिर ये भी लिख सकते हैं, फार्मूला लिख देना है, और जिनसे मैंने आपको तारीफ बता दी वो लिखना है। अब हमें पता है कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2 एंड f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 ओवर d स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मसावात 1 और मसावात 2 को कंपेयर कर देंगे। f इज़ डायरेक्ट कंपेयर कर लिया m1 m2 ओवर d स्क्वायर, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट g लेंगे, f इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर, जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट लिया g, ताकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में तब्दील हो जाए ना। हम इक्वल में क्यों तब्दील करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने इक्वल में इसलिए तब्दील किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये दोनों जो सी यहाँ पर बराबर के इस तरफ वाली जो जितनी भी रकमें हैं वो बराबर के दूसरी तरफ वाली रकमों के बराबर हो जाए, बराबरी, ठीक है ना, कायम हो जाए। मैथ का एक रूल है, जब भी आप सवाल हल करते हैं तो पिछला आगे वाला स्टेप पिछले वाले स्टेप के बराबर होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी हमने बराबर का साइन लाजमी लेकर आना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई पिछले वाला जो है स्टेप है वो आगे वाले स्टेप के बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने बराबर का वाला साइन यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लाकर बराबर वाला साइन यहाँ पर लाया है, ताकि यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन आ सके f इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्केयर। अब जी की कीमत होती है जी इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर्स -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। ये इसकी कांस्टेंट है, ये ठीक है ना, कांस्टेंट है चूँकि। अब उसके बाद ये देखें कि वज़न है। अब एक बॉडी का वज़न हम कैसे, एक बॉडी है वो
उसका वज़न हम कैसे उसकी तारीफ़ हम कैसे कर सकते हैं एक बॉडी के वज़न की। अगर एक बॉडी किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, अब मिसाल के तौर पर ज़मीन है, वो एक जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, उसमें उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है किसी बॉडी को। यानी कि एक बॉडी है वो ठीक है ना, उसका वज़न कैसे पैदा हो रहा है, उसका वज़न पैदा हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी कि इसका वज़न पैदा हो रहा है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जितनी फोर्स इस बॉडी पर ज़मीन लगा रही है ना, वज़न भी ज़मीन, जितनी फोर्स ज़मीन ने इस बॉडी पर लगाई है, वज़न भी एफ जी के इक्वल होगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ही वज़न होगा। जितनी फोर्स अप्लाई कर रही है ज़मीन इस बॉडी पर इसको खींचने में, उतना ही वज़न इसका प्रोड्यूस होगा। ओके हो गया, समझ आ गई। इसी तरह हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जी मैस है, ठीक है ना, ये एक मैस है और ये ज़मीन है। ज़मीन इस मैस को अपनी तरफ खींच रही है, ज़मीन इस मैस को अपने सेंटर में खींच रही है, और इन दोनों के दरमियान जो सा ये जो सा मैस है, ठीक है ना, मैस और ये फॉर एग्जांपल ये हाइट एच के ऊपर की बुलंदी पर, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा ये, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखना है कि वज़न कैसे प्रोड्यूस होता है। वज़न तब प्रोड्यूस होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर, किसी जिस्म पर लगेगी, और वो जो सा जिस्म है वो वापस ज़मीन पर आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका वज़न ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से की हमारी तरफ है। मैस और वज़न में फ़र्क आपको पता चल गया है। मैस जोन सा होता है वो पार्टिकल्स, मादे की मिकदार होती है, यानी कि एक जिस्म है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की मिकदार कितनी है उस पर इन्हिसार करता है। जबकि वज़न जोन सा होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर इन्हिसार करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बताता है कि वज़न कितना है इस बॉडी का। ठीक हो गया, समझ आ गई। हमने ये बस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में हमने लिखना क्या है, सबसे पहले तो इसकी तारीफ़ लिखनी है। तारीफ़ लिखने के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी तारीफ़ लिखने के बाद हमने ठीक है ना, यहाँ पर ये यहाँ से शुरू कर देना, यहाँ से पहले ये प्रूफ कर देना। प्रूफ करने के बाद ये हमारे पास जब आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर इसकी इन सारे को वैल्यूज दर्ज कर देना, जी की वैल्यू ये है, और थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देना वज़न के बारे में एक्सप्लेन करना है, और ये डायग्राम भी लाजमी बनानी है। अब आगे है जी ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन का तीसरा कानून। ग्रेविटेशन का कानून हमें कहता है कि जी फोर्स इज़ डायरेक्टली, यानी कि फोर्स जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मैसेज के हासिल ज़रब के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। यानी कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा रहा है मैस एम, ज़मीन और चाँद, ठीक है ना। तीसरा कानून है, तीसरे कानून में मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तीसरा कानून कैसे लागू हो रहा है। इसमें इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। मिसाल के तौर पर ज़मीन है, ज़मीन किसी चाँद को अपनी तरफ खींचती है, चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। गर्दिश क्यों कर रहा है? क्योंकि ज़मीन इस जिस्म को, चाँद को ज़रूरी ग्रेविटेशनल फोर्स, अपनी खींचने की ताकत, जो सी ज़रूरी चीज़ है, नेसेसरी ग्रेविटेशनल फोर्स इसे प्रोवाइड कर रही है, ताकि ये चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता रहे। उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स इसे प्रोवाइड कर रही है कि जितना के चाँद को चाहिए घूमने के लिए, ठीक है ना। ओके हो गया। और चाँद भी ज़मीन पर एक ज़मीन को खींचता है, चाँद भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि चाँद भी ज़मीन को अपनी तरफ उतनी ही फोर्स से खींचता है जितनी कि ज़मीन चाँद को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना। अब साबित कैसे करें जी, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। हम साबित ऐसे कर सकते हैं कि ज़मीन, जो चाँद है, वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। चूँकि घूम क्यों रहा है? क्योंकि ज़मीन जो सी है ये चाँद को ज़रूरी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, खींचने की ताकत प्रोवाइड कर रही है, जो ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींच, मिसाल के तौर पर ये पेन है, इसको अपनी तरफ नीचे गिराता हूँ, ऐसे छोड़ता हूँ, ये नीचे गिर जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अमल की, तो ये अब ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इसी तरह चाँद भी ज़मीन की तरफ खींच कर रख रही है ज़मीन चाँद को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बेशक ये कम है, ठीक है ना, बेशक ये कम है,
ठीक है ना, जिसकी वजह से ये चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। अब घूम क्यों रहा है, वो ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनसी होती है वो हर तरफ है ऐसे दायरे में। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स दायरे में है, इसलिए चांद भी दायरे में ही घूमेगा। ओके हो गया। अब चांद भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है। इसका सबूत है जी समुद्र में उठने वाली लहरें। समुद्र में जितनी भी लहरें प्रोड्यूस होती हैं ना, वो चांद की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि चांद ज़मीन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से समुद्र में लहरें प्रोड्यूस होती हैं। आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके हो गया। अब हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ज़मीन जो सी होती है ये भी उतनी ही फोर्स लगा रही है चांद पर, और चांद भी उतनी ही फोर्स से ज़मीन को खींच रहा है अपनी तरफ। यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर यानी कि ये दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों चांद और ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के बराबर है, लेकिन मुखालिफ सिमत में है। हर एक्शन, ये ज़मीन इस पर जो सी फोर्स लगा रही है ये एक्शन है, और चांद जो सी ज़मीन पर फोर्स लगा रहा है ये इसका चांद का रिएक्शन है। और ये एक्शन और रिएक्शन दोनों मिकदार में बराबर हैं, और एक इनकी सिमत क्या है, मुखालिफ है। एफ जी इज़ इक्वल टू माइनस एफ जी। ओके। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड है जी, ये अब हमें ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी हमने बताना है। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, एक ज़मीन है वो जिस्म को हर तरफ से, ग्रेविटेशनल फील्ड हर तरफ है ज़मीन पर। ग्रेविटेशनल फील्ड की सिमत क्या होती है, ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है। मैस एम ज़मीन के सेंटर की तरफ मूव करेगा। ओके हो गया। एफ इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो सा ये फार्मूला है GMME ओवर आर स्क्वायर, ये हमें पता चल जाएगा कि कैसे लेकर आए हैं, ठीक है। ओके हो गया। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का ये फार्मूला है, मैस ऑफ अर्थ, ME इज इक्वल टू मैस ऑफ अर्थ है ये, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू बॉडी, सेंटर ऑफ अर्थ डिस्टेंस, फील्ड फोर्स है, सेंटर ऑफ अर्थ है, G इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। मैस है जी फील्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल है, आप ये कह सकते हैं कि जो सा ये ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत है वो किसके इक्वल है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम के। ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत 10 न्यूटन पर किलोग्राम के बराबर है। मैं शुरू से बता देता हूँ, ये फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड का, और ये ME मैस ऑफ अर्थ है, R है जी R प्लस H, यानी कि R रेडियस ऑफ अर्थ, और हाइट के H क्या है, मैस का, इस M का ज़मीन से फासला, R प्लस H इज इक्वल टू R, ठीक हो गया। और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी कीमत 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। और M क्या है, ये मैस ऑफ अर्थ है। ओहो, M क्या है, ये मैस ऑफ बॉडी है, ये वो बॉडी जो ज़मीन से दूरी पर है, ठीक है ना, समझ आ गई। R का भी पता चल गया है, ये रेडियस है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जिस भी हम ये भी कह सकते हैं, या अब आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे ये R के बारे में, ठीक हो गया। अभी इतना ही रख लें कि R इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R प्लस H, ये इसका फार्मूला है। अब क्या, ये जो स्मॉल r इज इक्वल टू बॉडी है, ये सेंटर ऑफ अर्थ डिस्टेंस, यानी कि ये जो सा R है ना, ये सेंटर ऑफ अर्थ डिस्टेंस, यानी कि एक बॉडी है, एक बॉडी का उसके सेंटर से फासला क्या है, R है। एक बॉडी का उसके सेंटर से फासला क्या है, R है, यानी कि सेंटर से लेकर, ठीक है ना, ज़मीन तक का फासला ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और रेडियस ऑफ अर्थ से ज़मीन से जो सा यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मैस M है, ठीक है ना, इसका ज़मीन से फासला, ज़मीन के सेंटर से फासला क्या होगा, स्मॉल r, ठीक हो गया, स्मॉल r है। और ये ज़मीन का इस दायरे का अपना रेडियस भी होगा, यानी कि ज़मीन का जो सा रेडियस है वो कैपिटल R है, और ज़मीन ये ज़मीन की सरफेस से जो सा मैस M तक का फासला है, ज़मीन की सरफेस से मैस M तक का जो सा फासला है, ये वाला फासला, ये क्या होगा, H, ये क्या है, R
कैपिटल आर और ये है जी एच। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल प्लस एच। यानी कि ज़मीन की सरफेस से जो सा मैस एम तक का फासला है वो है जी एच, और ज़मीन की सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का जो सा डिस्टेंस है उसे कहते हैं जी कैपिटल आर। और जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आर बन जाएगा, और आर की जो सी डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि मैस एम का ज़मीन के सेंटर तक का फासला जो सा होगा वो स्मॉल आर होगा। ओके हो गया, समझ आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर हमें पता है कि ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स जो सी होती है जी इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये है जी सेंटर ऑफ अर्थ है। ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत जो सी होती है वो इतनी होती है, उसकी मिकदार ये होती है। ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत क्या होती है कि मिसाल के तौर पर किसी जिस्म पर एक ज़मीन फोर्स लगा रही है, इस जिस्म पर ज़मीन फोर्स लगा रही है, तो ये जिस पॉइंट पर है ना इस वक्त, जिस पॉइंट पर है ना इस वक्त, यहाँ पर जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अमल कर रही है वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत कहलाएगी। यानी कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत कोई और होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कहाँ पर होगी, जहाँ पर एक बॉडी मौजूद है वहाँ पर जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन लगा रही है, ठीक है ना, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत कहलाएगी। ठीक हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत कहलाएगी। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का पता चल गया होगा आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड ये ज़मीन के गिर्द एक फील्ड होता है, ज़मीन के गिर्द एक फील्ड होता है जो फैला हुआ होता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड, मिसाल को चांद है, चांद ज़मीन के फील्ड के गिर्द आ रहा है, चांद ज़मीन के फील्ड में आ रहा है, ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहा है, तभी तो ये घूम रहा है। अगर ये चांद जोन सा है ये ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आता तो ये चांद जोन सा ये ज़मीन से दूर हो जाता, और यहाँ पर चांद अगर ना होता तो ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाती, ठीक है ना। यानी कि समुंदर की लहरें हरकत ना करती, समुंदर की लहरें हरकत ना करती तो वहाँ पर जो सी ऑक्सीजन है, जो सी माहौल में ऑक्सीजन है वो समुंदर में जज़ब अच्छी तरीके से ना हो पाती, और ज़मीन की मछलियाँ जो सी हैं वो मर जाती। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का ये एक फ़ायदा है जो सा मैंने आपको बताया। ओके हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत जो सी होती है ये क्या होती है, ये मैंने भी आपको बता दिया। ज़मीन का मैस है, अब ये ज़मीन का मैस क्या होता है ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ज़मीन का मैस, अब ज़मीन का मैस, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं ठीक है ना, ठीक है ना, एक अर्थ है, अर्थ का ये क्या है, ये मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मैस ऑफ अर्थ क्या चीज़ है, यानी कि अर्थ का मैस, जितना भी मैस है अर्थ का, ठीक है ना, वो क्या है, मैस ऑफ अर्थ जो सा है वो हमने निकालना है, ठीक है ना। मैस ऑफ अर्थ ये है। अब सेंटर ऑफ अर्थ से जो सा ज़मीन की सरफेस से फासला है वो कैपिटल आ रहा है, मैंने अभी बताया। इस मैस एम का वेट नीचे की तरफ लाई कर रहा है। ओके हो गया। अब हमें पता है कि एफ इज़ इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर है। अब ये जो सा फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड का, इसमें हमने एम जी ऐड कर दिया, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पर एम एम से कैंसिल, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद मैस ऑफ अर्थ जो सा हमने निकालना है, मैस ऑफ अर्थ जी आर स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा। अब उसके बाद मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 और जो सा है यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है, और यहाँ पर इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, बस हमने यहाँ पर कीमतें दर्ज की हैं। रेडियस ऑफ अर्थ ये भी हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, जी भी हमें पता है, और जी भी हमें पता है, हमें पता है कि ये जी जो सा है ये भी हमें पता है 10 है ये, ठीक है ना, 10 होता है ये। अगर ज़मीन की सरफेस पर है ना वो जिस्म, ठीक है ना, तो उसका जो सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो 10 होगा। हमने पीछे पढ़ कर रहे हैं, अगर ज़मीन जो सा होगा, ज़मीन में अगर कोई जिस्म लाया कर रहा होगा तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वो होगा 10, ठीक हो गया।
अब उसके बाद 6.4 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर, यहाँ पर इस 6 पॉइंट में आपको कैसे हल करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। 6.4 का होल का स्क्वायर ले लेंगे, ऐसे हल करेंगे इसको। ठीक है, हमने क्या किया है 6.4 का होल का स्क्वायर ले लिया है और 10 की पावर 6 है, यानी कि स्क्वायर को ना, इस स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर दिया। 6.4 के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा था वो भी लिख दिया, 10 की पावर 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा था वो, उसको 6 दूनी 12 बन गया। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ये 10 है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद हमने हमने क्या करना है, हमने 6.4 का होल का स्क्वायर है, इसका 6.4 को मल्टीप्लाई करना है 6.4 से और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 6.67 से। जो उनसा आंसर आएगा उसको, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे 10 की पावर्स 12, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों की जो उनसी ये पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी और ये 10 की पावर्स -11 तकसीम हो रहा है। तकसीम होने से, तकसीम जब होंगी दोनों दो पावर्स हैं वो आपस में तकसीम हो रही हैं तो वहाँ पर माइनस साइन आएगा और -11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया जो उनसा हमने ये कांस्टेंट नंबर्स को हल किया है और ये आंसर किसका आया है, ये 10 की असासियात का आंसर है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 12